हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो है बीए बीकॉम थर्ड ईयर का जो है मैंने आपको 10 क्वेश्चन की वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं, दो पार्ट में करके। आई होप आपने जो है वो दोनों पार्ट बहुत ही अच्छे से जो है देख लिए होंगे। उन 10 क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे से जो है घोल कर आप पी गए होंगे। और मैंने जो है सेकंड पार्ट में बताया था कि भाई थर्ड पार्ट जो आने वाला है वो वीडियो आपको जो है जरूर देखनी है, क्योंकि उस पार्ट के अंदर जो है मैं आपको 5 ऐसे क्वेश्चंस बताने वाला हूं जिसकी पॉसिबिलिटी आपकी एग्जाम में जो है कहीं ज्यादा है। तो आज जो है आपके लिए वो थर्ड पार्ट आ चुका है। गाइज, इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको 5 ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूं, भले ही आपने पीछे के 10 क्वेश्चन करे हैं या नहीं करे हैं, बट आपको आज ये 5 क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर जाने हैं, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो बिना बकवास किए मुद्दे को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे कि आप देख ही रहे हैं, ये कह रहा है लघु और कुटीर उद्योगों से आप क्या समझते हैं? भारत में इनकी क्या भूमिका है? भारत में लघु और कुटीर उद्योगों की समस्याओं का विवेचन कीजिए। इनकी सहायता के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? गाइज, आपको क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन के अंदर जो है बहुत सारी चीजें वो आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले उसने पूछा है कि लघु और कुटीर उद्योग जो है वो कौन से होते हैं। पहले हम डिस्कशन करेंगे लघु उद्योगों के बारे में। कह रहा है इससे अभिप्राय उस उद्योग से है जहां प्लांट और मशीन में विनियोग 25 लाख से अधिक हो लेकिन 5 करोड़ से अधिक ना हो। कह रहा है लघु उद्योग जो है उन उद्योगों को कहते हैं जहां पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है 25 लाख और मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट जहां पर लगती है, उन सभी उद्योगों को जो है लघु उद्योग जो है कहा जाता है। मतलब कि वो उद्योग जहां पर प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम 5 करोड़ तक का होता है, उससे ज्यादा नहीं होता, उसको जो है लघु उद्योग हम कहते हैं। यहाँ पर जो है इस उद्योग के अंदर जो श्रमिक है वो मजदूरी पर जो है रखे जाते हैं, साथ के साथ मशीनों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, और जो मशीनें हैं वो यहाँ पर जो है बिजली से चलाई जाती हैं। मैंने ये सारी चीजें यहाँ पे इसलिए लिखी है क्योंकि बच्चे लघु और कुटीर इन दोनों में जो है बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने जो है लघु उद्योगों के यहाँ फीचर्स लिख दिए हैं। और ये जो है पूर्ण काल व्यवसाय के रूप में चलता है, फुल टाइम बिजनेस होता है, ये पार्ट टाइम बिजनेस नहीं होता है। दिल्ली में जैसे कि मान लो रेडियो आदि जैसे जो भी बनाते हैं, रेडियो आदि बनाने वाले जो कारखाने होते हैं, ये जो है लघु उद्योगों के एग्जाम्पल होते हैं। वो सभी कारखाने, वो सभी उद्योग जो रेडियो वगैरह बना रहे हैं वो लघु उद्योगों के जो है एग्जाम्पल हैं, क्योंकि इन उद्योगों के अंदर बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट करके जो है शुरू किया जा सकता है, बहुत ही कम मशीनों की और बहुत ही कम पैसों की जरूरत होती है। बात करें अगर हम कुटीर उद्योगों की, तो कह रहा है ये वह उद्योग है जिन्हें एक व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से बहुत कम पूंजी से चलाता है या चलता है। मतलब कि ऊपर में क्या हुआ, लघु उद्योग में, लघु उद्योगों में जो श्रमिक हैं वो जो है मजदूरी पर लिए जा रहे हैं, बाहर से हम जो है हायर करते हैं। लेकिन कुटीर उद्योग में ऐसा नहीं होता। कुटीर उद्योग के अंदर उसने बोला कि भाई एक व्यक्ति क्या करता है, बाहर से किसी को हायर नहीं करता, बल्कि अपने परिवार के सदस्यों के साथ ही मिलकर क्या कर देता है, काम शुरू कर देता है। ठीक है। और यहाँ पर जो है मशीन वगैरह का भी जो है यहाँ पे इतना कोई भी यूज नहीं होता है। ये जो बिजनेस है, जैसे ऊपर वाला तो फुल टाइम के लिए था, ये फुल टाइम के लिए भी हो सकता है, पार्ट टाइम के लिए हो सकता है, मोस्टली ये पार्ट टाइम के लिए रहता है। ठीक है। जैसे मान लो चटाई बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, ऐसे छोटे मोटे जितने भी काम होते हैं जो कि एक पर्सन अपने फैमिली मेंबर्स के साथ मिलकर स्टार्ट कर देता है, उसको जो है कुटीर उद्योग कहते हैं। बिल्कुल अपोजिट होता है लघु उद्योगों से। कोई मशीनों का यूज नहीं होता, श्रमिक भी अपने फैमिली मेंबर्स ही होते हैं, बाहर से किसी को हायर नहीं किया जाता। ठीक है। वहां तो मैक्सिमम 5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट है, बट यहाँ पे तो बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट करके बहुत ही कम पैसों से जो है ये बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। ठीक है। तो ये दोनों तरीके के बिजनेस को सबसे पहले तो लघु और कुटीर उद्योग जो है कहते हैं। उसके बाद उसने क्वेश्चन में पूछा कि भारत में जो है इनकी क्या भूमिका है। भूमिका का क्या मतलब होता है कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्या करते हैं, इनका क्या महत्व है भारत के अंदर। तो इसकी इंपॉर्टेंस के लिए मैंने यहाँ पर जो है 7 पॉइंट जो है यहाँ पर लिखे हैं। जैसे कि सबसे पहला आप देख ही रहे होगे, सबसे पहला जो है यहाँ पर लिखा हुआ है अधिक रोजगार।
अधिक रोजगार का क्या मतलब होता है कि भाई यहाँ पर जो है देखो दो तरीके की तकनीक होती है, एक होती है श्रम प्रधान और एक होती है पूंजी प्रदान। श्रम प्रदान का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे मशीनों वगैरह का नहीं, लेबर का ज्यादा यूज किया जाता है, और पूंजी प्रदान का मतलब होता है कि वहां पे मशीन वगैरह का ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, ये दोनों ही जो उद्योग होते हैं, लघु कह लो या कुटीर कह लो, ये दोनों आपको जो है मोस्टली ग्रामीण क्षेत्रों में आपको जो है देखने को मिलेंगे, सबसे पहली बात तो। ठीक है, और ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं, और ये जो व्यवसाय होते हैं दोनों, ये श्रम प्रदान होते हैं। मतलब यहाँ पे इतनी मशीन वगैरह की नहीं, यहाँ पे लेबर फोर्स का जो है ज्यादा उपयोग किया जाता है, क्योंकि लेबर फोर्स का जो है यहाँ पे ज्यादा उपयोग किया जाता है। इसलिए अब भाई जानते हैं आप जनसंख्या के मामले में तो हम कितने बेरोजगारी चल रही है इंडिया के अंदर, तो ये लघु और कुटीर उद्योग जो है क्या करते हैं, लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है मोस्टली श्रम प्रदान तकनीक का प्रयोग किया जाता है एज कंपैरिजन टू पूंजी प्रदान। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये कह रहा है आर्थिक मजबूती जो है ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है। कौन? लघु और कुटीर उद्योग। आर्थिक मजबूती का क्या मतलब है, ये देखो इसको आप दो तरीके से समझोगे। एक तो ये लोगों को जो है भाई बेरोजगारी से रोजगार दे रहा है, सबसे पहली बात तो, और दूसरा इसको जो है बहुत ही कम पैसों से और बहुत ही सीमित संसाधनों से इसको जो है स्टार्ट किया जा सकता है, दोनों ही तरीके के बिजनेस को। तो दोनों ही तरीके से ये आपको क्या कर रहा है, एक तो बेरोजगारी से मुक्त कर रहा है, और दूसरा बहुत ही कम पैसे से और बहुत ही सीमित संसाधनों से इसको स्टार्ट किया जा सकता है। इसलिए दोनों तरीके से आपको क्या करता है, आर्थिक मजबूती जो है वो प्रोवाइड करता है। साथ के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जिनके पास एक से एक टैलेंट होता है, ठीक है, बट उनके पास अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो नहीं होती हैं। तो लघु और कुटीर उद्योग क्या करता है, उन सभी पर्सन को जो अपनी कला को छिपाए रखते हैं क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती कहां पे शो करें, तो वो जो है वो उन सारे पर्सन के लिए लघु और कुटीर उद्योग जो है एक तरीके की अपॉर्चुनिटी है जहां पर वो अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं। फिर कह रहा है संतुलित क्षेत्रीय विकास। इसका क्या मतलब होता है कि लघु और कुटीर उद्योग जो होते हैं इसको जो है कहीं पर भी स्टार्ट किया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इसके लिए जो है ऐसी जगह चाहिए कि जहां पर आपको रॉ मटेरियल कच्चा माल वगैरह हो, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। इसको दूर दराज कहीं पे भी, किसी भी छोटी से छोटी जगह पर, बड़ी से बड़ी जगह पर, कहीं पर भी आप जो है इसको स्टैब्लिश कर सकते हो। ये जो है आपको ग्रामीण क्षेत्रों में मोस्टली देखने को मिलते हैं, जिससे कि क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होता है। जिससे कि संतुलित क्षेत्रीय विकास का मतलब भाई ऐसा नहीं है कि हम जो है शहरों में ही ये सब करे जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह ओपन करे जा रहे हैं। शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भी ये सब इंडस्ट्रियां जब खुलती हैं, लोगों को काम धंधा मिलता है, अपॉर्चुनिटीज मिलती है, तो उससे क्या होता है, संतुलित क्षेत्रीय विकास, बैलेंस जो है, बैलेंस ग्रोथ होती है, बैलेंस डेवलपमेंट होती है। साथ के साथ लिखा हुआ है जीवन स्तर में सुधार। मतलब कि जब लघु और कुटीर उद्योग खुलते हैं ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, तो भाई वहां पे लोगों को रोजगार मिलता है, बिजली, पानी, सड़क, बैंक, यातायात, ट्रांसपोर्ट वगैरह, ये सारी चीजें जो हैं उनको प्रोवाइड होती हैं। ठीक है, तो जब ये सारी चीजें उन लोगों को मिलती हैं तो इससे क्या होता है, इससे उनका जो जीवन स्तर है उसके अंदर जो है सुधार होता है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बेटर से बेटर होता है। साथ के साथ ये कह रहा है स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर बहुत सारी जमीनें ऐसी बंजर पड़ी हुई हैं, उसका यूज नहीं होता, बहुत सारे कच्चे माल, बहुत सारे संसाधन ऐसे होते हैं जिसका या तो बेकार पड़े हुए हैं या तो उसका उपयोग नहीं हो रहा है। तो लघु और कुटीर उद्योग जब ओपन होते हैं उस जगह पर जो जगह बंजर पड़ी हुई थी, जिसका यूज नहीं हो रहा था, तो भैया ऐसे उसमें क्या होता है, उन सभी संसाधनों का जो है बेहतर उपयोग जो है वो होने लगता है। साथ के साथ कह रहा है कृषि पर जनसंख्या का कम दबाव। मतलब कि भाई ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो मोस्टली पॉपुलेशन होती है वो कृषि पर डिपेंड रहती है। क्यों? क्योंकि रोजगार का और कोई अवसर नहीं होते, कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी जो है वो अवेलेबल नहीं होती है। तो ऐसे क्षेत्र में जब यहाँ पे लघु और कुटीर उद्योग खुलेंगे तो वो लोग जो कृषि पर डिपेंड थे, जो जबरदस्ती कृषि कर रहे थे क्योंकि और कोई जो है धंधा नहीं था, तो ऐसे लोग जो है अब लघु और कुटीर उद्योगों में लग जाते हैं, जिससे कि कृषि पर जो बर्डन है वो कम पड़ता है। ठीक है, तो ये 7 पॉइंट जो हैं लघु और कुटीर उद्योग की इंपॉर्टेंस को जो है शो कर रहे हैं। क्या लिखना है इसके अंदर, ये मैंने आपको जो है बहुत ही अच्छे से बता दिया है। अब आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। उसने बोला
कि लघु और कुटीर उद्योगों की समस्याओं का विवेचन कीजिए कि इन उद्योगों के सामने इनको जो है क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ठीक है, ये पूछ रहा है। और फिर पूछ रहा है कि गवर्नमेंट जो है जो भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसके लिए गवर्नमेंट जो है क्या क्या कदम उठा रही है ये बताइए। गाइज ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट लघु और कुटीर उद्योगों के लिए क्या क्या स्टेप जो है लेती है और लघु और कुटीर उद्योगों के सामने क्या क्या समस्याएं हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। देखिए क्या क्या लिखना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है इनके सामने। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि लघु और कुटीर उद्योगों को किन किन समस्याओं का, किन किन बाधाओं का जो है सामना करना पड़ता है। तो पहला जो सामना इनको करना पड़ता है वो है पूंजी की कमी। किसकी कमी? लैक ऑफ कैपिटल। इनके पास क्या होता है कि भाई इनको भैया औजार वगैरह, मशीन वगैरह, कच्चा माल वगैरह खरीदने के लिए इनके पास जो है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन दोनों तरीके की लोन वगैरह की जरूरत होती है। बट इनके पास जो है पैसे की बहुत ही ज्यादा जो है कमी होती है, जिसकी वजह से ये अपना जो उद्योग है, अपना जो काम धंधा है उसमें ठीक तरीके से जो है काम नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो है पैसे की। देखो भाई, कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी बिजनेस हो, हर बिजनेस में पैसा चाहिए ही होता है। बिना पैसे तो कैपिटल तो जो है वो बैकबोन होती है किसी भी इंडस्ट्री की, और जब उसमें पैसा ही नहीं होगा तो भैया जब बैकबोन ही नहीं है तो फिर वो क्या अपना बिजनेस चलाएगा। तो लघु और कुटीर उद्योगों को सबसे पहले जो प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है वो है कैपिटल। भाई उन्हें औजार वगैरह खरीदने के लिए, मशीन वगैरह, रॉ मटेरियल वगैरह खरीदने के लिए पैसा तो चाहिए ना, और जब पैसा ही नहीं होगा तो फिर काम धंधा जो है कैसे करेंगे। दूसरा जो है वो है उत्पादन प्रणाली, मतलब कि इसको आप तकनीक भी कह सकते हो। इनके पास जो है टेक्नोलॉजी का अभाव होता है। ये जो है अपनी उसी पुरानी टेक्नोलॉजी में लगे रहते हैं, कोई भी नई टेक्नोलॉजी का जो है ये यूज नहीं करते हैं। वही अपनी परंपरा या सोचों में लगे रहते हैं, वही अपनी पुरानी टेक्निक से ही अपना जो है काम करते हैं, क्योंकि उनकी भी कोई वो नहीं है। भाई एक तो पैसा नहीं है, पैसा होगा तभी तो नई नई मशीनें, नई टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। जब पैसा ही नहीं है तो फिर टेक्नोलॉजी भी नहीं है, सिंपल सी बात है। और जब टेक्नोलॉजी नहीं है वही हम अपनी पुरानी तकनीक से जो है अपना काम धंधा चालू कर रहे हैं, उसी से प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो होता क्या है, जब हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो पुरानी होती रहती है तो उससे क्या होता है, उससे आपकी जो उत्पादन की लागत होती है, उत्पादन की लागत का क्या मतलब होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो अब कॉस्टली बनने लगता है। ठीक है, आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो जो है बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगती है, क्योंकि आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही ज्यादा पुरानी हो चुकी है। साथ के साथ इनको जो है बिक्री की समस्याओं का जो है सामना करना पड़ता है। बिक्री की समस्याओं का मतलब इनके पास कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर बाजार नहीं है जहां पर ये अपनी वस्तुएं और सेवाओं को जो है बेच सके। भाई जैसे जो बड़े उद्योग वगैरह होते हैं उनकी वस्तुओं का जो है एक स्टैंडर्ड होता है, एक ब्रांड होती है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट वगैरह पर जो है वो पैसा लगाते हैं, बट इनके पास तो ना भाई पैसा है, ना ये एडवर्टाइजमेंट पर पैसा लगा सकते हैं, और इनकी वस्तुओं का कोई ब्रांड वगैरह नहीं होता है, जिनकी वजह से इनको जो है मार्केटिंग प्रॉब्लम को भी फेस करना पड़ता है। साथ के साथ यहाँ पे मैंने लिखा है ऊंची उत्पादन लागत व ऊंचे मूल्य। अब भाई जब आपकी टेक्नोलॉजी पुरानी है, तो मैंने वही बता दिया, जब आपकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है तो उससे क्या होता है, आपकी जो उत्पादन की लागत है वो क्या होती है, वो बढ़ने लगती है। और जब आपकी उत्पादन की लागत बढ़ने लगेगी, आपका प्रोडक्ट जब महंगा बनेगा तो सिंपल सी बात है, महंगा बनेगा तो महंगा बिकेगा भी, जिसकी वजह से क्या होता है, जब वो महंगा बिकता है तो वो क्या होते हैं, बड़े उद्योगों से जो है प्रतियोगिता नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट हैं वो नई तकनीक से बने होते हैं, नई मशीनों से बने होते हैं, जो कि क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा सस्ते होते हैं और अच्छी क्वालिटी के होते हैं, जिसकी वजह से कंज्यूमर क्या करता है, इनके प्रोडक्ट को बाय कर लेता है, इनके प्रोडक्ट को बाय नहीं कर पाता है। एक तो वो कॉस्टली है, साथ के साथ अच्छी क्वालिटी भी नहीं होती है। लेकिन जो बड़े उद्योग होते हैं सस्ते होते हैं, इनके प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी के होते हैं, जिसकी वजह से लघु और कुटीर उद्योग जो हैं बड़े उद्योगों से कंपटीशन नहीं कर पाते हैं। तो ये 5-6 तरीके की प्रॉब्लम जो है लघु और कुटीर उद्योगों को जो है फेस करनी पड़ती है। अब क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट इस चीज को ठीक करने के लिए जो है क्या क्या स्टेप ले रही है। ठीक है, तो जो ऊपर प्रॉब्लम्स हैं उन्हीं को ठीक करने के लिए स्टेप ले रही है, तो यही आपको लिखना है। सबसे पहले तो भाई गवर्नमेंट क्या कर रही है, इनको तकनीकी सहायता जो है
प्रदान कर रही है। बहुत सारी जो है लघु और कुटीर उद्योगों की संस्थाएं जो है गवर्नमेंट ने स्थापित करी हैं। उत्पादन की इनको नई नई विधियां जो है बताती हैं, या अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर कैसे सुधार किया जा सकता है, मशीनें, कच्चा माल, पूंजी, इन सब में जो है बहुत सारी गवर्नमेंट इनको जो है सहायता प्रदान करती है, ताकि ये अपनी पुरानी तकनीक को छोड़कर नई तकनीक से प्रोडक्शन को जो है अपनाएं। इनकी जो है उत्पादन की लागत कम से कम आ सके। फिर गवर्नमेंट इनको कहती है आप उत्पादन करो, आपको जो है उत्पादन कर में भी, टैक्स में भी जो है इनको अजम्पशन मिल जाती है कि आपको टैक्स भी नहीं देना, आप जो है सिर्फ प्रोडक्शन करो। बहुत सारी लाखों इकाइयां ऐसी हैं और लघु उद्योगों की जिसको जो है टैक्स नहीं देना पड़ता है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो क्या करते हैं, विदाउट टैक्स जो है प्रोडक्शन करते हैं। साथ के साथ इनको पैसों की दिक्कत है तो गवर्नमेंट क्या करती है, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक, बहुत सारी ऐसी साख सुविधाएं जो है इनके लिए, कमर्शियल बैंक, बहुत सारे बैंक जो है सरकार ने इनके लिए स्टैब्लिश करे हैं, जो इनको जो है बहुत ही चीपेस्ट इंटरेस्ट रेट पर इनको क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है, और बहुत ही कुछ शर्तों पर ही इनको क्या दे देती है, लोन दे देती है, ताकि इनके पास जो लैक ऑफ कैपिटल की जो प्रॉब्लम है वो क्या हो सके, सॉल्व हो सके, ये मशीन, औजार, कच्चा माल, रॉ मटेरियल वगैरह जो है बाय कर सके। तो सरकार ने इनके लिए बहुत सारी साख समितियां, स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक, व्यावसायिक बैंक, ऐसी संस्थाएं जो हैं ओपन करी हैं, जो इनको जो है बहुत ही चीपेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड करा देती है। साथ के साथ बिक्री सहायता, मार्केटिंग की इनको जो है बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम थी, तो इनकी बिक्री के लिए सहकारी समितियां वगैरह जो है बनाई गई हैं, और कुटीर उद्योग भंडार जो है यहाँ पर स्थापित किए गए हैं, ताकि इनको जो है मार्केटिंग की जो प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, इनके लिए एक निर्मित बाजार नहीं है, तो वो प्रॉब्लम जो है क्या हो सके, दूर हो सके। तो बिक्री की सहायता जो है इनको करती है। साथ के साथ जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं उनके लिए भाई जो जैसे कि जो लघु उद्योग होते, पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उनमें इनके लिए जो है 42 करोड़ तक का जो है खर्चा करा गया था, और यहां तक कि जैसे जैसे फिर पंचवर्षीय योजना जब आगे बढ़ती गई, पहली में तो 42 करोड़, और अगर हम 9वीं और 10वीं की अगर हम बात करें तो 8,384 करोड़ तक आज इन पे जो है, इससे भी ज्यादा, मैं 9वीं की बता रहा हूं, 8,384 करोड़ जो है इसके लिए अलग से प्रोविजन बनाया गया है लघु और कुटीर उद्योगों के लिए, कि भाई इनको जो है इतने रुपीस तक की फैसिलिटी जो है हम प्रोवाइड करेंगे। तो पंचवर्षीय योजनाओं में इनके लिए अलग से प्रोविजन बनाया जाता है लघु और कुटीर उद्योगों के लिए। साथ के साथ गवर्नमेंट ने जो है इनके लिए औद्योगिक बस्तियां जो है स्थापित करी हैं। औद्योगिक बस्तियों का क्या मतलब होता है, एक इंडस्ट्रियल एरिया कह सकते हो, जहां पे छोटे छोटे उद्योग जो हैं, एक ऐसा एरिया जहां पे छोटे छोटे उद्योग हैं, उस पर्टिकुलर एरिया में आपको बिजली की, यातायात की सारी फैसिलिटीज जो है, पानी, बिजली, यातायात, ये सारी की सारी सुविधाएं जो हैं एक ही जगह पर आपको क्या हो जाती हैं, अवेलेबल हो जाती हैं, तो उसको जो है औद्योगिक बस्तियां कहते हैं। और सभी छोटे छोटे उद्योग क्या करते हैं, उस एक स्थान पर अपनी प्रोडक्शन को जो है चालू कर देते हैं। तो औद्योगिक बस्तियां जो हैं गवर्नमेंट ने जो है इनको प्रोवाइड कराई हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी फैसिलिटीज हैं जो कि गवर्नमेंट ने क्या करा है, लघु और कुटीर उद्योगों को जो है प्रोवाइड कराई है। जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स को ही दूर करा है उन्होंने। भाई ये 5 प्रॉब्लम थे और मैंने उसी से रिलेटेड जो है यहाँ पर उसके मेजर्स यहाँ पर लिखे हैं। इस क्वेश्चन में मैंने टाइम इसलिए लिया है क्योंकि लघु और कुटीर उद्योग के ऊपर क्वेश्चन कंपलसरी है। एग्जाम के अंदर लघु और कुटीर उद्योग के ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। गाइस दूसरा क्वेश्चन जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इससे जो 2 पार्ट में ऑलरेडी बना चुका हूं, उसमें मैंने आपको बताया था कि 1991 की जो औद्योगिक नीति है उस पे मैं जो है पहले आपको 1956 की औद्योगिक नीति जो है पता होनी चाहिए, तभी आपको जो है 1991 की समझ में आएगी। तो मैं यहाँ पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं आपने दोनों पार्ट बहुत ही अच्छे से करे हैं, बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। आपने 1956 की जो औद्योगिक नीति थी उसको बहुत ही अच्छे से जो है पढ़ लिया है। वहां पे उस औद्योगिक नीति के अंदर जो है क्या होता था, तो मैंने वहां पे आपको बताया था कि भाई 1956 की जो औद्योगिक नीति है सबसे पहले बनी थी, जिसके अंदर उद्योगों के लिए लाइसेंस कर दिया, उत्पादन क्षमता पर भी रोक लगा दी थी, उद्योगों को 3 उसमें जो है बांट दिया गया था। और फिर क्या हुआ, लाइसेंस नीति, कर नीति, बहुत सारी चीजें थी जो 1956 की औद्योगिक नीति के अंदर डिसीजन लिए गए थे। बट उसमें जो है फिर चेंज
आते गए, 1970 में भी चेंज आया और ऐसे चेंज आते गए। बट जो सबसे बड़ा, जो सबसे मेजर चेंज आया वो 1991 के अंदर आया। ठीक है, 1991 के अंदर ऐसा क्या चेंज आया, फिर हमने पढ़ा है कि 1990 तक आर्थिक सुधार वाला जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया है, वो चैप्टर मैंने इसलिए ही आपको पढ़ाया है क्योंकि आप जानते ही 1990 तक हमारी हालत कितनी खराब हो गई थी। हमारे जो विदेशी विनिमय के जो कोष थे वो पूरे खत्म हो गए थे, भुगतान शेष जो है वो असंतुलन हो गया था, बिल्कुल घाटे की व्यवस्था चल रही थी, मुद्रास्फीति हो रही थी। 1990 तक हमारी हालत जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। तो गवर्नमेंट ने सोचा भाई जिस ट्रैक पर हम चल रहे हैं उस ट्रैक पर हम नहीं चल सकते, हमें अपना प्लेटफॉर्म जो है वो चेंज करना पड़ेगा। तब जाकर हमने 1991 में हमने आर्थिक सुधारों को अपनाया, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो उदारीकरण के अंदर जो है ये उदारीकरण के अंदर ही आता है। ये उदारीकरण के अंदर अलग अलग रिफॉर्म के अंदर जो है डिसीजन लिए गए थे, जिसमें एक रिफॉर्म है औद्योगिक। ठीक है, तो वो क्या है, 1991 की औद्योगिक नीति। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या कारण थे उसके और नई औद्योगिक नीति की क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, 3 तरीके से आता है, एक तो कारण क्या है, उसकी विशेषताएं बताइए, और ये 1956 की औद्योगिक नीति से कैसे डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या कारण थे जिसकी वजह से हमें जो है इसको अपनाना पड़ा। सबसे पहले तो हमने 1956 की जो थी वहां पे अत्यधिक लाइसेंस व्यवस्था के कारण कुशल उद्यमशीलता का जो है अभाव पाया जाता था। ये सबसे पहला रीजन है जिसकी वजह से हमने 1991 में जो है नई औद्योगिक नीति को अपनाया। अभी पढ़ेंगे इस औद्योगिक नीति के अंदर क्या था। ठीक है, तो सबसे पहले तो अत्यधिक लाइसेंस व्यवस्था थी। सबसे पहली बात तो भुगतान शेष जो था वो भी हमारा कैसा था, प्रतिकूल होता जा रहा था। साथ के साथ निम्न विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI जो है वो भी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये भी जो है बहुत ही ज्यादा आपका जो है कम था, क्योंकि हम बाहर के किसी बंदे को आने ही नहीं दे रहे थे। हम ये चाहते थे जो वस्तु हम खुद बनाते हैं, ठीक है, केवल सरकारी क्षेत्र रहेगा और कोई सा भी क्षेत्र, निजी क्षेत्र का तो नामो निशान नहीं था। लेकिन जो सार्वजनिक क्षेत्र थे, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का अकुशल निष्पादन, उनकी जो परफॉर्मेंस थी, अब सरकार तो सरकारी होता है वो आप जानते ही हो, सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी काम सरकारी रहता है, इसलिए उनकी जो परफॉर्मेंस थी, जो वो परफॉर्म कर रहे थे वो बहुत ही ज्यादा पुअर क्वालिटी की परफॉर्म कर रहे थे। वो जो वस्तुएं सेवाएं वो जो बना रहे थे एक तो पुअर क्वालिटी की थी, साथ के साथ वो सारी डिमांड को अकेला पूरा जो है नहीं कर पा रहे थे। सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों के लिए अत्यधिक आरक्षण हमने जो है स्थापित कर दिया था कि भाई इतने, ये जो है केवल यहाँ पे केवल सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम ही स्टैब्लिश हो सकते हैं, उनके लिए जो हमने आरक्षण बना दिया था। और लघु उद्योगों के लिए भी 822 वस्तुओं पे जो है हमने आरक्षित कर दिया था लघु उद्योगों के लिए, कि ये जो ये वस्तुएं हैं ये केवल लघु उद्योगी बनाएंगे, इसके अलावा और कोई भी नहीं बनाएगा। तो ये जो है 6 रीजन है, और भी कई सारे हैं, बट आपको मोस्टली ये ध्यान है, इसको जो है चेंज करना पड़ा। और चेंज करने के बाद हमें 1991 में नई औद्योगिक नीति को जो है अपनाना पड़ा। अब इस नीति के अंदर क्या था देखिए, सबसे पहले तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो थी लाइसेंस की। तो 1991 में जुलाई 1991 में हमने नई औद्योगिक नीति को अडॉप्ट किया, जिसके अंदर केवल 6 उद्योगों को छोड़कर क्या हुआ, केवल 6 उद्योगों को छोड़कर बाकी हर उद्योग से हमने क्या करा, लाइसेंस हटा दिया। 6 उद्योग कौन कौन से हैं, शराब, सिगरेट, रक्षा और औद्योगिक विस्फोटक और खतरनाक रसायन। केवल ये उद्योग जो इस तरीके का काम करते हैं, केवल उनके लिए जो है लाइसेंस को कंपलसरी कर दिया गया। बाकी किसी भी उद्योगों के लिए लाइसेंस जो है हमने हटा दिया। अब बिना लाइसेंस जो है कोई भी इंडस्ट्री स्टैब्लिश हो सकती है, केवल इन 6 उद्योगों को छोड़कर, जिसका मैंने अभी जो है नाम लिया है। साथ के साथ उत्पादन क्षेत्र से आरक्षण हटाना। यहाँ पर क्या हुआ, हमने क्या करा था, लघु उद्योगों के लिए, ऊपर में भी मैंने आपको बताया 822 वस्तुएं हमने जो उनके लिए आरक्षित कर दी थी। बट हमने क्या करा 1991 की औद्योगिक नीति में, वो सारे उत्पादन के क्षेत्र जो हमने लघु उद्योगों के लिए आरक्षित कर दिए थे, हमने जो है वहां से आरक्षण को बिल्कुल क्या कर दिया, हटा दिया था। साथ के साथ तीसरा लिखा हुआ है उत्पादन क्षमता का विस्तार। 1956 की जो औद्योगिक नीति थी वहां पर क्या था कि अगर आपको अपना उत्पादन में विस्तार भी करना है, उसके लिए भी आपको लाइसेंस लेना जरूरी था। लेकिन अब हमने लाइसेंस ही हटा दिया, तो सिंपल सी बात है, अब हम उत्पादन क्षमता भी अपने अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं।
क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है। अब ये सारी चीजों का जो डिसीजन है ये बाजार के अकॉर्डिंगली जो है लिया जाता था। अब उत्पादन क्षमता के लिए किसी भी लाइसेंस वगैरह की कोई भी जरूरत जो है नहीं होती थी। साथ के साथ जो है यहाँ पर पूंजीगत वस्तुओं के आयात की स्वतंत्रता जो है हमें मिल गई 1991 की औद्योगिक नीति में। तो पहले तो आपको पूंजीगत वस्तुएं पता होनी चाहिए, जैसे कि मशीन वगैरह कह सकते हो, टेक्नोलॉजी वगैरह कह सकते हो। कि अगर आपको भाई उदारीकरण का क्या मतलब है कि अब आप तकनीकी वगैरह को आधुनिक बनाने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी को आपको अगर मॉडर्न बनाना है, आधुनिक बनाना है, तो उससे जो है आप पूंजीगत वस्तुओं का आयात कर सकते हो। इस तरीके की छूट आपको गवर्नमेंट ने दे दी है। अब आपको पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए किसी की भी क्या कहते हैं गवर्नमेंट की कोई है अनुमति वगैरह लेने की ऐसी कोई भी जरूरत जो है आपको नहीं लेनी पड़ी। एमआरटीपी एक्ट की परिसंपत्ति सीमा को समाप्त कर दिया गया और साथ के साथ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में सरकार अपने हिस्से के कुछ भाग को वित्तीय संस्थाओं को और जनता को है क्या करेगी, बेचेगी। भाई जब क्या हुआ, जब उनकी परफॉर्मेंस जो है बहुत ही ज्यादा बेकार होने लग गई थी सार्वजनिक क्षेत्र की, तो उसको निजीकरण भी आप कह सकते हो। जब सरकारी क्षेत्र के शेयर को जब निजी लोगों के हाथों में बेच दिया जाता है तो उसको निजी क्षेत्र कहते हैं। भाई जो अंधाधुंध जो है इंडस्ट्रीज खोले जा रहे थे, प्रॉफिट में जा रही है, लॉस में जा रही है, इस चीज को बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा था। बस अंधाधुंध इंडस्ट्रीज वगैरह जो है स्टैब्लिश होती जा रही थी। तो सरकार ने जब हमने 1991 में नई औद्योगिक नीति को अपनाया तो वहां पे ये डिसीजन लिया गया कि अपने हिस्से के कुछ भाग को वित्तीय संस्थाओं को भी और जो है जनता को भी जो है शेयर वगैरह बेचेगी। ठीक है, अच्छा अब आती ये गाइज, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूं। इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से आपको करके जाना है। आप अपने 10 ईयर वगैरह में भी आपने चेक किया होगा, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, आपने मॉक टेस्ट वगैरह की भी अगर दिए हैं, कल अगर आपने मॉक टेस्ट दिया है तो वहां पर भी आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन जो है आया ही आया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से कर जाना है। इसके अंदर क्या एक्सप्लेनेशन लिखनी है वो भी मैंने आपको जो है बता दिया है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है भूमि सुधारों से आप क्या समझते हैं? भारत में भूमि सुधार के मुख्य उद्देश्यों का परीक्षण कीजिए एवं इसमें धीमी गति की जो है व्याख्या कीजिए। उन्हें और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए आप क्या क्या सुझाव देंगे? इनके कार्यक्रम की सफलता की व्याख्या कीजिए। गाइज ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कृषि वाला चैप्टर आप कर रहे हो तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक तो हरित क्रांति आपको पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हरित क्रांति आपने पढ़ी है तो ये मोस्टली उसी से रिलेटेड है, क्योंकि भाई कृषि के अंदर अगर विकास करना है तो दो चीजें जो है डिपेंड करती हैं। कृषि वाला टॉपिक अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, एक होता है संस्थागत सुधार, एक होता है तकनीकी सुधार। तो अब पहले क्वेश्चन देखते हैं भूमि सुधार का मतलब क्या होता है। कह रहा है कृषि का जो विकास है वो दो बातों पर निर्भर करता है, एक तो संस्थागत सुधार और दूसरा तकनीकी सुधार। तो जो गाइस संस्थागत सुधार को ही भूमि सुधार कहते हैं। संस्थागत का मतलब होता है भूमि से रिलेटेड जितने भी तरीके के सुधार किए जाएंगे कृषि के लिए, उसको जो है भूमि सुधार कहते हैं। और इसका अभिप्राय भूधारण प्रणाली में परिवर्तन, जोतों को लाभकारी बनाना और पट्टेदारी की समस्या सुधार इत्यादि से है। यहाँ पर इसने जो है 3 चीजें लिखी हैं कि भाई अगर आपको कृषि के अंदर विकास करना है तो दो चीजें जो हैं डिपेंड करती हैं। सबसे पहला तो जो है संस्थागत और दूसरा है तकनीकी। इसको हम हरित क्रांति में बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं डीपली, बट फिर भी अभी हम यहाँ पे संस्थागत सुधार को पढ़ेंगे, तकनीकी को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन है भूमि सुधार। तो संस्थागत सुधार जो होते हैं, जो भूमि से रिलेटेड लिए जाते हैं, उनको भूमि सुधार जो है कहते हैं। अब भूमि से रिलेटेड जो है 3 तरीके की जो प्रॉब्लम होती है कृषि के अंदर, जो मोस्टली समस्याएं हैं वो 3 तरीके की समस्याएं हैं। सबसे पहला है भूधारण प्रणाली में भूधारण प्रणाली, अभी पढ़ेंगे ये क्या होती है। जोतों को लाभकारी बनाना, ठीक है, और लाभकारी जोतों की समस्या है मतलब की, और तीसरा जो है वो है पट्टेदारी की समस्या। ये 3 समस्या भी इसको डीपली पढ़ेंगे क्या होता है। इन्हीं तीनों को सही करना क्या कहलाता है, इन्हीं तीनों में सुधार करना वही भूमि सुधार कहलाता है। भूमि सुधार के उद्देश्य क्या क्या है?
कृषि का विकास करना, ठीक है, मतलब कि कृषि के उत्पादन में वृद्धि करना, सबसे पहला ऑब्जेक्ट तो यही है। और दूसरा क्या ऑब्जेक्ट है? दूसरा ऑब्जेक्ट है कि मध्यस्थों द्वारा काश्तकारों मतलब कि किसानों के शोषण, काश्तकार मतलब किसान भी लिख सकते हो आप, कि मध्यस्थों द्वारा किसानों के शोषण की समाप्ति। अभी पढ़ेंगे कि मध्यस्थ जो है किसानों का शोषण किस तरीके से करते हैं। और भूमि के जोतने वाले को भू स्वामित्व की प्राप्ति, अर्थात सामाजिक न्याय। ये क्या कह गया? बिल्कुल आपके ऊपर से गया होगा, इतनी तो मेरी 100% जो है गारंटी है। आपको जो है केवल 3 चीजें समझनी है। धीमी प्रगति के कारण, कि कृषि के अंदर धीमी प्रगति के क्या कारण है। पहला उसने बोला भू धारण प्रणाली की समस्या, दूसरा उसने बोला लाभकारी जोतों की समस्या, और तीसरा उसने बोला काश्तकारी अथवा पट्टेदारी की समस्या। 1 बाय 1 हम समझेंगे बहुत ही ज्यादा डीप से कि भूमि सुधार के अंदर ही क्या है। देखिए हुआ क्या था, जब हमारा देश जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय की बात बता रहा हूं, जब स्वतंत्रता प्राप्ति की समय चल रहा था तो उस टाइम पर जो है भू धारण प्रणाली के अंदर 3 तरीके की प्रणालियां आती है। सबसे पहली जो प्रथा होती है उसको कहते हैं जमींदारी प्रथा, ठीक है। दूसरी जो होती है उसको कहते हैं हम महलवारी प्रथा, और तीसरा जो होता है उसे कहते हैं रेतवारी, ठीक है। ये 3 तरीके की प्रथाएं जो हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के समय चल रही थी, ठीक है। हमें मोस्टली जो पढ़ना है कौन सा पढ़ना है? जमींदारी प्रथा जो है ये क्या होती है। तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे कि जमींदारी प्रथा जो है वो क्या होती है। यहाँ पर क्या हुआ था, मान लीजिए कि भाई यहाँ पे मान लो ब्रिटिश वाले हैं ये, ठीक है, और ये जो है गवर्नमेंट है, ठीक है। और अब हुआ क्या, गवर्नमेंट ने क्या बोला इनको, गवर्नमेंट ने इनको क्या बोला कि भाई आप जो है, आप मुझे जो है जितना भी वो, आप मेरे को जो है एक फिक्स अमाउंट बता दो, एक फिक्स अमाउंट बता दो जो आप मुझे जो है प्रोवाइड करोगे। तो इसने बोला ठीक है, ये कौन है? ब्रिटिश वाले कह सकते हो, गवर्नमेंट कह सकते, सॉरी ब्रिटिश गवर्नमेंट कह सकते हो, ठीक है। तो इसने क्या बोला कि मैं आपको जो है मान लो हर मंथ आपको जो है मान लो 10,000 रुपए पर मंथ दूंगा, और गवर्नमेंट जो है इस चीज पर एग्री हो गई, ठीक है आप मुझे 10,000 रुपए पर मंथ दो हर महीने। अब ये जो बंदा है ये बंदा अब कुछ भी कर सकता है, मतलब कि जो किसान वगैरह हैं, अब गवर्नमेंट का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट को तो पैसा मिल रहा है पर मंथ, तो गवर्नमेंट जो है बीच में कोई भी रोल जो है प्ले नहीं करेगी। अब केवल जो रोल रह गया वो रह गया इसका और इसका। तो ये क्या करता था, वो बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है। ये क्या करता था, इसको आपको क्या करना है, इसको नाम रखना है जमींदार, ठीक है, जमींदार वर्ग कहते हैं इसको। और ये कौन है? ये किसान है। तो अब क्या हुआ, जो जमींदार वर्ग है वो गवर्नमेंट को क्या कर रहा है, वो गवर्नमेंट को जो है एक फिक्स अमाउंट दे रहा है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट को तो एक फिक्स अमाउंट दे रहा है तो गवर्नमेंट अब बीच में कुछ नहीं बोलेगी। लेकिन जो किसान है, किसान से क्या करता था, जितना इसका मन करता था उतना जो है इससे किराया जो है वसूल करता था, ठीक है। और साथ के साथ कभी भी इसको जो है भूमि से बेदखल कर देता था, मतलब कभी भी जो है भूमि से निकाल देता था। तो भैया ये जो है सबसे पहली प्रॉब्लम थी जमींदारी प्रथा की, जहां पर जो जमींदार वर्ग हैं वो गवर्नमेंट को एक निश्चित राशि जो है दे देते थे, और जमींदारी वर्ग क्या करता था, किसानों से जो है जितना उसका मन करता था उतना किराया जो है उससे वसूल करता था। और साथ के साथ जो है किराया तो जितना वसूल करता था ठीक है, जब उसका मन चाहे उसको निकाल देता था, जब चाहे उनको रख लेता था। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम थी वो थी जमींदारी प्रथा की। कृषि के अंदर जो सबसे पहली जो कमी थी, जो समस्या थी भूमि से रिलेटेड, वो यही थी कि भाई मध्यस्थ, ये क्या है, एक तरीके का मीडिएटर है, मध्यस्थ है। तो ये सबसे पहली प्रॉब्लम थी। तो फिर हमने क्या करा भैया, इन मध्यस्थों को जो है खत्म करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। तो जब हम आजाद हुए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या हुआ, जहां पर भी ये प्रथा चल रही थी वहां पर जो है भैया कुछ भी कंपनसेट करके, जो भी इनको नगद वगैरह देकर इन मध्यस्थों को पूरी तरीके से क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। ये जो है सबसे पहली प्रॉब्लम थी और इसका सॉल्यूशन जो है यहाँ पर किया गया। अब है दूसरा, लाभकारी जोतों की समस्या। ये आपको गाइस बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझना है कि लाभकारी जोतों की समस्या जो है क्या होती है। यहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर सेकंड वाले पॉइंट के अंदर
भाई होता क्या है, जोतों का मतलब क्या होता है, जहां पर हम खेती करते हैं, ठीक है, उसको जोत कहते हैं। अब लाभकारी जोतों का क्या मतलब है कि मान लो भाई आपके पास ये एक एरिया हो गया, 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 ठीक है, खेती करने के लिए ये आपकी जोतें हैं। तो ये क्या है, ये लाभकारी नहीं है। एक तो पहली बात तो ये बहुत ही ज्यादा छोटी है, ठीक है, सबसे पहली बात है जोते क्या है, जोते जो है वो छोटी है। और दूसरा क्या दिक्कत है, दूसरा ये दिक्कत है कि ये बिखरी हुई है, मतलब कि एक जगह पर नहीं है, ये जो है अलग अलग जगह पर जो है इस्टेब्लिश हुई हुई है, जिसकी वजह से छोटी है और बिखरी हुई है, तो जिसकी वजह से टाइम ज्यादा लगेगा, पैसा ज्यादा चलेगा और बहुत ही ज्यादा जो है आपका टाइम वेस्ट होना है यहाँ पर, और हर चीज का वेस्ट ही वेस्ट है। अगर ये सारी चीज आपको एक ही जगह मिल जाए, ठीक है, अगर ये आपकी जो जमीन छोटी छोटी बिखरी हुई है, अगर ये आपको कंसोलिडेशन करके एक ही जगह पर अगर आपको जो है प्रोवाइड करा दी जाए तो उससे आपको बेनिफिशियल होगा, ठीक है। एक तो जगह बड़ी हो गई, आपका टाइम बचेगा, पैसा बचेगा, सब चीजें बचेंगी। तो जो किसानों की जो छोटी छोटी जोतें जो एक जगह इधर उधर बिखरी हुई है, जब उसको एक ही स्थान पर हम प्रोवाइड करा देते हैं, सबसे पहले तो ये समस्या थी। इसका समाधान क्या करा गवर्नमेंट ने, इसका समाधान के लिए जो है चकबंदी कर दी। चकबंदी का क्या मतलब होता है कि जो जोतें बिखरी हुई हैं, अलग अलग जगह पर हैं, उसको जो है एक ही स्थान पर जो है एकत्रित करा देती है जब गवर्नमेंट, तो उसको जो है चकबंदी कहते हैं, ठीक है। साथ के साथ जो है गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने जो है जोतों की क्या करा, एक उच्चतम सीमा जो है, एक उच्चतम सीमा ये निर्धारित कर दी। मतलब कि इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि एक किसान के पास, ये एक पर्सन के पास मैक्सिमम से मैक्सिमम इतनी जमीन होनी चाहिए। अगर किसी पर्सन के पास इससे ज्यादा जमीन अगर मिली तो वो जितनी भी एक्स्ट्रा जमीन होगी वो गवर्नमेंट जो है अपने अंडर में ले लेती है, और वो फिर उस पर्सन को दे देती है जिसके पास जो है भूमि नहीं होती है। तो यहां पर क्या करा गवर्नमेंट ने जो है जोतों से संबंधित एक उच्चतम सीमा जो है निर्धारित कर दी कि भाई मैक्सिमम एक पर्सन के पास इतनी जमीन होनी चाहिए। अगर किसी भी पर्सन के पास इससे एक्स्ट्रा जमीन है तो वो गवर्नमेंट के अंडर में आ जाएगी, और गवर्नमेंट जो है फिर वापसी उसको दे देगी जिसके पास भूमि नहीं है, जो भूमिहीन किसान है, ठीक है। ये जो है यहाँ पर दूसरा स्टेप लिया गया जोतों को लाभकारी बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है तीसरा स्टेप यहाँ पे लिया गया, इसको कहते हैं सहकारी खेती। सहकारी खेती का क्या मतलब है, सहकारी कोऑपरेटिव। इसका क्या मतलब होता है कि जो छोटी छोटी जोते वाले जितने भी किसानों की जो जोते होती हैं, उसको बदलकर उनको जब एक बड़े खेत के रूप में जब परिवर्तित कर दिया जाता है तो उसको कहते हैं सहकारी खेती, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये ऐसा नहीं है अब इससे ऑनरशिप चेंज हो जाएगी, स्वामित्व चेंज हो जाएगा, ऑनर वही रहेगा, लेकिन जो भी छोटी छोटी जोते वाले जितने भी अलग अलग किसान थे उनको जो है क्या करा, एक बड़े खेत के रूप में परिवर्तित कर देती है, ठीक है भाई। कोऑपरेटिव का मतलब कोऑपरेट करके क्या करना, फार्मिंग करना, ठीक है। तो ये है सहकारी खेती। तो जोतों को लाभकारी बनाने के लिए सरकार ने क्या करा, ये 3 स्टेप लिए। सबसे पहला तो चकबंदी का, कि भाई अलग अलग जगह जो बिखरी हुई जमीन थी उसको एक ही जगह पे प्रोवाइड करा देना, ठीक है। और भूमि की एक निश्चित सीमा निश्चित कर देना, उससे ज्यादा किसी के भी पास मिली तो वो गवर्नमेंट के अंडर में आ जाएगी और भूमिहीन वाले को दे देगी। साथ के साथ सहकारी खेती के जो भी छोटी छोटी जोते वाले विभिन्न किसान हैं उनको बदलकर क्या कर देना, एक बड़े खेत के रूप में परिवर्तित करना, कोऑपरेट करके क्या करना, फार्मिंग करना। ये 3 तरीके के डिसीजन जो है भूमि सुधार के अंदर लिए गए जोतों को लाभकारी बनाने के लिए। अब आते हैं हम अपनी तीसरी समस्या पर। तीसरी समस्या का नाम है काश्तकारी अथवा पट्टेदारी की समस्या। मतलब कि बहुत सारे किसान कह सकते हो ऐसे होते हैं जो खेतों को क्या करते हैं, पट्टे पर जोतने, मतलब किराए पर लेने का काम करते हैं, ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। किराए पर जो है भूमि को लिया और उसके बाद उस पर क्या करते हैं, खेती करते हैं। अब ये भी 2 तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं स्थायी और एक होते हैं अस्थायी। एक तो होते हैं स्थायी और एक होते हैं अस्थायी। सबसे पहले हम बात करते हैं अस्थायी की। सबसे पहले तो इनसे जो है बहुत ही ज्यादा किराया जो है लिया जाता था, ठीक है, लगान, किराया मतलब लगान, बहुत ही ज्यादा किराया जो है इनसे लिया जाता था। और दूसरा जो अस्थायी होते हैं, अस्थायी मतलब इनका नाम से ही पता चल रहा है फिक्स नहीं है, इनको कभी भी भूमि से जो है बेदखल किया जा सकता है, ठीक है। फिर आती है बात स्थायी की। स्थायी का मतलब यह है
कि भाई ठीक है फिक्स है, बट इनसे भी जो है बहुत ही ज्यादा किराया लिया जाता था, इनके लिए भी ऐसी कोई खास व्यवस्था जो है यहाँ पर नहीं की गई थी। तो ये जो है दूसरी समस्या थी। तो गवर्नमेंट ने इसको ठीक करने के क्या करा, सबसे पहले तो रेंट को जो है कंट्रोल में करने की व्यवस्था करी, ठीक है। और इनके लिए जो है किसानों के लिए इनकी सेफ्टी के लिए ये कह सकते हो बहुत सारे नियम वगैरह जो है बनाए गए, उनके स्वामित्व अधिकारों की जो है व्यवस्था की गई, और बहुत सारी चीजें हैं जो कि गवर्नमेंट ने इन सब चीजों को ठीक करने के लिए किया, ठीक है। अब कल जो है एक क्वेश्चन आ गया मॉक टेस्ट के अंदर कि जो ये भूमि सुधार हो रहे हैं इसका आलोचना करो। आलोचना का क्या मतलब होता है, इसकी कमियां बतानी है। तो भाई वहां पर क्या हुआ, हमें ये बताना है भाई भूमि सुधार से क्या हो रहा है। भूमि सुधार से कृषि का विकास तो हो रहा है, ठीक है, कृषि के उत्पादन में जो है वृद्धि तो हो ही रही है। अब हमें इसका मूल्यांकन करना है, मतलब निष्कर्ष पे निकालना है हुआ क्या। भाई भूमि सुधारों से कृषि के अंदर विकास तो हो रहा है, इसके लिए कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, बट इसकी कमियां क्या क्या हैं। जैसे 3 समस्याओं से रिलेटेड जो, जैसे मान लो ये दूसरी समस्या थी, यहाँ पर मैंने क्या बोला, ये जोतों को लाभकारी बनाना। तो जोतों को लाभकारी बनाने में मैंने क्या बोला, सरकार ने हर बंदे के पास एक उच्चतम सीमा जो है निर्धारित कर दी, ठीक है, कि भाई आप जो है आपके पास इतनी जमीन होनी चाहिए, इससे ज्यादा जो है नहीं होनी चाहिए। तो अब भाई सिंपल सी बात है, इंसान है, तो अब हम क्या करा, और अपना दिमाग लगा दिया कि भाई अगर गवर्नमेंट ने ये फिक्स कर दिया कि एक बंदे के पास इतनी जमीन होनी चाहिए, तो उसने क्या करा, उतनी जमीन अपने पास रखी, और बाकी जितनी भी एक्स्ट्रा जमीन थी वो क्या करा, वो पहले ही अपने परिवार के किसी बंदे को दे दी। तो उससे क्या हुआ, उससे भाई सब जो जमीन है वो गवर्नमेंट के पास गई नहीं, और गवर्नमेंट ने भी इसकी तरफ कोई स्ट्रिक्टली ये कह सकते हो कोई स्ट्रिक्टली इसकी तरफ जो है बहुत ही गंभीरता नहीं दिखाई। इस मामले के अंदर बहुत ही ज्यादा ढील जो है वो छोड़ दी। तो भूमि सुधारों से कृषि पर कितना प्रभाव पड़ा है ये जो है कहना ठीक है कठिन है, ठीक है। इन सुधारों का ठीक है, हाँ वृद्धि हुई है, ये मना नहीं है, लेकिन ये जानना कि एक्चुअल में कितनी हुई है, ये जो है ये कह सकते हो अगर ठीक से इस तरफ अगर देखा जाए, जो भी इन्होंने सुधार किए हैं, तो ये पता लगाया जा सकता है, स्वाभाविक है कि हाँ कृषि के अंदर वृद्धि हुई है और कितनी हुई है। तो आलोचनाओं के अंदर इसकी कमियां बतानी है कि भाई इसकी क्या क्या कमियां हैं, ठीक है, जो भी ये सुधार किए गए हैं इसकी कमियां, इसमें इतना ज्यादा नहीं लिख पाओगे आप कमियों के अंदर, आलोचनाओं के अंदर। तो अगर दोबारा अगर ये क्वेश्चन आ जाता है आलोचना वाला, तो बहुत ही ध्यान से आपको अटेम्प्ट करना है, बट मोस्टली आलोचना वाला कमी आता है, ठीक है। भूमि सुधार की धीमी प्रगति के कारण यही आता है, और सरकार ये क्या क्या हो रहा है, ये सारी चीजें ही आती है जो हमने यहाँ पर अभी डिस्कशन करी है। ये पर्टिकुलर भी आपसे जो है एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने 4th क्वेश्चन की तरफ। इसका नाम है अल्प विकसित देशों के मुख्य लक्षण क्या है, विस्तार पूर्वक समझाइए। क्या भारत एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, विवेचन कीजिए। गाइस बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है आपको कि जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, ठीक है, जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं ये एक तो होती है देखो, एक होती है विकासशील, मतलब कि जो विकास कर रही है, और एक होता है विकसित जो कर चुकी है, और एक होती है अल्प विकसित जो कि आप अब नाम से पता चल गई, एक भाई विकसित जिसने कर लिया है, एक है विकासशील जो कर रही है, और अल्प विकसित जो कि इन दोनों से ही सबसे ज्यादा नीचे है, जो ये कह सकते हो विकासशील पे आएगी तब जाके विकसित बनेगी, ठीक है। तो अल्प विकसित देश कौन सा होता है, उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, ये आपको जो है समझना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें एक तो जनसंख्या वृद्धि की जो दर होती है वो बहुत ही ज्यादा अधिक होती है, प्रचुर किंतु अल्प शोषित प्राकृतिक व मानवीय संसाधन विद्यमान होते हैं। प्राकृतिक और मानवीय संसाधन दोनों ही प्रचुर मात्रा में अवेलेबल होंगे। पूंजी की जो निर्माण की जो दर है वो बहुत ही ज्यादा कम होती है। एक और लोगों के रहन सहन का स्तर, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बहुत ही ज्यादा निम्न होता है, परंतु दूसरी ओर वह उपलब्ध प्राकृतिक मानवीय वित्तीय एवं उद्यमशीलता के साधनों का पूर्णतम उपयोग करने के लिए निरंतर क्या करती है, प्रयत्नशील करती रहती है। मतलब कि शॉर्ट में अगर हम इसको समझे, क्या कह गया, बहुत ही ऊपर से गया होगा आपके, ये कह रहा है कि एक अल्प विकसित देश की मुख्य लक्षण क्या है। एक अल्प विकसित जो है अर्थव्यवस्था कह सकते हो, एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था
उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें जनसंख्या की वृद्धि दर बहुत ही ज्यादा ऊंची होती है, पूंजी निर्माण की दर बहुत ही ज्यादा कम होती है। अभी हम पढ़ेंगे पूंजी निर्माण वगैरह क्या होता है। लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बहुत ही ज्यादा लो होता है, उसके पास प्रचुर मात्रा में मानवीय प्राकृतिक सारे के सारे संसाधन जो हैं अवेलेबल होते हैं, बट फिर भी वो उसका जो है कैपिटल के अभाव में और टेक्नोलॉजी के अभाव में उसका जो है यूज नहीं कर पाती है। तो ऐसी सभी अर्थव्यवस्थाओं को जो है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसने एक और क्वेश्चन पूछा, क्या भारत भी एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है? विवेचन कीजिए। ये भी जो है बहुत बार आ जाता है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्या कहते हैं अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं की जो है विशेषताएं होती क्या हैं। तो सबसे पहले तो होता है प्रति व्यक्ति आय का जो है वो बहुत ही ज्यादा निम्न स्तर होता है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रति व्यक्ति आय जो है कैसे निकलती है। तो ये आपकी निकलती है जी, राष्ट्रीय आय को जब हम डिवाइड कर देते हैं टोटल जनसंख्या से। राष्ट्रीय आय मतलब देश की आय, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। जब हम राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से डिवाइड कर देते हैं तो आपकी प्रति व्यक्ति आय जो है आ जाती है। तो सबसे पहले अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सबसे पहली विशेषता यही है कि इसकी जो प्रति व्यक्ति जो आय है वो जो है क्या है, बहुत ही ज्यादा जो है कम होती है। उसके बाद आते हैं दूसरे पॉइंट पर, कह रहा है व्यवसायिक ढांचा। कि भाई जो व्यवसायिक ढांचे का क्या मतलब है। देखो, एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, एक होता है द्वितीयक क्षेत्र, एक होता है तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आता है एग्रीकल्चर, सेकेंडरी के अंदर आता है उद्योग वगैरह और थर्ड के अंदर आता है सर्विस वगैरह। तो व्यवसायिक ढांचे का क्या मतलब है, जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं होती हैं वो मोस्टली जो डिपेंड करती हैं, ज्यादा जो है ये कह सकती हो डिपेंड रहती है। ये जो है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता होती है। कृषि की जो प्रधानता होती है, जनसंख्या का एक बहुत बड़ा पोर्शन कह सकते हो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर क्या करता है, काम करता है। साथ के साथ उसके पास, उसने बोला प्राकृतिक संसाधन होते हैं, ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों का क्या हो रहा है, अल्प उपयोग हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी का अभाव है, उसके पास कैपिटल का अभाव है। क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है, कैपिटल नहीं है, तो इन दोनों की वजह से क्या हो रहा है, नेचुरल रिसोर्स का जो है हम यूज नहीं कर पाते हैं। तो ये जो है अल्प विकसित देश का एक और, अल्प विकसित देश भी आ सकता है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, आपको यही लिखना है, ठीक है। तो ये उसकी जो है एक और कमी है। फोर्थ है, कह रहा है पूंजी की कमी। पूंजी की कमी का क्या मतलब है भाई, जब तक पैसा ही नहीं होगा, देखो हर काम जो है पैसे से होता है, ठीक है। जब अर्थव्यवस्था के अंदर पैसा ही नहीं होगा, ठीक है, तो भैया सिंपल सी बात है, आय कम होगी, बचत कम होगी, बचत कम होगी, पूंजी निर्माण कम होगा। हर चीज जो है पैसे से होती है, ठीक है। तो देखो होता क्या है, पहले आपको एक वर्ड समझना है यहाँ पर, पूंजी निर्माण क्या होता है, ठीक है। ये वर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूंजी निर्माण जो है क्या होता है, पूंजी निर्माण को इंग्लिश में कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। इसको आपको ऐसे समझना है, देखो जो आय होती है, हमारी लोगों की जो आय होती है, उसमें से हम क्या करते हैं, एक तो उपभोग करते हैं, ठीक है, और एक बचत करते हैं। दो चीजें हम करते हैं, ठीक है। तो जो आय होती है, सबसे पहली बात तो हमें बचत करनी चाहिए, ठीक है। अब बचत के अंदर भी दो चीजें हैं, कुछ पैसा तो हम अपने पास रखना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ पैसा जो हम बचत कर रहे हैं उसको ये कह सकते हो कहीं बाहर इन्वेस्ट करना, ठीक है। कहीं बाहर इन्वेस्ट करना, किस चीज में इन्वेस्ट करना, इसको कहते हैं जी पूंजीगत वस्तुओं के अंदर। अब पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं, हमें तो पैसा इन्वेस्ट करना है, अब वो पैसा कहाँ लग रहा है वो नहीं हमें पता, ठीक है। उससे जो है क्या हो, पूंजीगत वस्तुएं बने। लाइक ये कह सकते हो मशीनें आती हैं इसके अंदर, ठीक है, कच्चा माल वगैरह आते हैं, ये सारी चीज मशीनें आती हैं, ठीक है, मशीनें कह सकते हो, औजार वगैरह कह सकते हो। जितनी भी पूंजीगत वस्तुएं होती हैं उन सब में क्या होना, उन सब में वृद्धि होना, पूंजीगत वस्तुओं में वृद्धि होना क्या कहलाता है, पूंजी निर्माण कहलाता है। जितनी ज्यादा पूंजीगत वस्तुएं होती हैं, जितनी ज्यादा पूंजीगत वस्तुएं होती हैं, उतनी ही आपकी उत्पादन क्षमता क्या होती है, उतनी ही आपकी उत्पादन क्षमता जो है बढ़ती है। उतनी ही ज्यादा आप, जितनी ज्यादा मशीनें वगैरह होंगी, जितना ज्यादा पैसा होगा आपके पास, उतनी ही ज्यादा एक उत्पादक की उत्पादन क्षमता होती है, और जितना कम होगा उतनी ही कम आपकी उत्पादन क्षमता रहती है। तो भाई पैसा नहीं होगा तो पूंजी निर्माण भी क्या होगा, कम होगा।
आय का वितरण जो है इस अर्थव्यवस्था के अंदर देखा जाता है, मतलब कि अमीरों की कुछ और इनकम होती है, गरीबों की कुछ और इनकम होती है। अमीर और गरीब के जो बीच का अंतर होता है वो बहुत ही ज्यादा जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। टेक्नोलॉजी का यहाँ पर जो है अभाव पाया जाता है। जनसंख्या जो है माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा जो है बढ़िया दर से जो है यहाँ पर बढ़ती है, और इस अर्थव्यवस्था के अंदर बेरोजगारी जो है वो देखने को मिलती है, क्योंकि एक तो जनसंख्या जो है बढ़ रही होती है इसके अंदर। ठीक है, अब जनसंख्या बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी नहीं है, पैसा नहीं है, पूंजी निर्माण नहीं है, काम धंधा नहीं है, लोग कृषि के अंदर लगे हुए हैं, तो ऐसे उसमें क्या होगा, बेरोजगारी तो भैया होनी है, क्योंकि मोस्टली पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है इस अर्थव्यवस्था का एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड करता है, और सेकेंडरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर पे इतना डिपेंड नहीं कर रहा है, तो बेरोजगारी जो है यहाँ पर रहती ही रहती है। फिर उसने पूछा कि क्या भारत जो है वो एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है या नहीं है। तो हमें जो है, जो ये ऊपर हमारे फीचर्स पड़े हैं, हमें ये सारे एप्लीकेबल करके देखने हैं कि क्या ये भारत के अंदर भी, ये भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर ये सारे पॉइंट जो है विद्यमान है या नहीं है। तो सबसे पहला, भारत के अंदर भी प्रति व्यक्ति आय जो है वो कम है। यहाँ पर भी लोग जो है कृषि की प्रधानता, मतलब कि पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा पोर्शन यहाँ पर भी कृषि पर डिपेंड है, और जनसंख्या अधिक के तो पता ही है आपको, दूसरे नंबर पर आ गए हैं हम चीन के बाद। तो जनसंख्या भी यहाँ पर जो है माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से बढ़ रही है, और बेरोजगारी में तो हम बहुत ही ज्यादा आगे हो चुके हैं। टिकटॉक वैसे ही बैन हो चुका है, और बेरोजगारी की दर और बढ़ चुकी है। फिर पूंजी का जो अभाव है वो क्या है, वहां यहाँ पर भी पूंजी का अभाव है, पैसा नहीं है तो पूंजी निर्माण नहीं होगा, पूंजी निर्माण नहीं होगा तो पूंजीगत वस्तुएं नहीं बनेंगी, पूंजीगत वस्तुएं नहीं बनेंगी तो उत्पादन क्षमता का विस्तार नहीं हो पाएगा। फिर हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है, हमारे पास मानवीय संसाधन भी है, बट क्योंकि हमारे पास तकनीकी की कमी है, हमारे पास पैसे की कमी है, इसकी वजह से हम अपने प्राकृतिक, मानवीय इन सभी संसाधनों का जो है उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। साथ के साथ क्या है, आय का वितरण जो है वो तो यहाँ पे असमान है ही है। आय का वितरण मतलब अमीरों की कुछ और इनकम है, गरीबों की कुछ और इनकम है। तो ये सारे के सारे फीचर्स जो हैं, ये कह सकते हो भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके बेस पर जो है हम ये कह सकते हैं कि जो एक भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, बट हम जो है अभी पहले की अपेक्षा अभी हमारी जो कंडीशन है वो बहुत ही ज्यादा जो है अच्छी हो गई है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, कृषि को छोड़कर अब हम सेकेंडरी और टेरिटरी सर्विस सेक्टर के ऊपर भी जा रहे हैं। ठीक है, कृषि पे प्रधानता हमारी कम हो रही है, बेरोजगारी के लिए भी सरकार अलग अलग तरीके के कार्यक्रम करती है, पूंजी के अभाव को भी जो है सही कर रही है, टेक्नोलॉजी भी हम नहीं आ रही है। जितना हो सकता है प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा हम वितरण कैसे कर सकते हैं, इस तरफ भी हम जो है जोर दे रहे हैं। आय की असमानता को जो है हम दूर कर रहे हैं। तो हम जो है इस प्रॉब्लम से अभी हम ये कह सकते हो अल्प विकसित ना होकर हम डेवलपिंग, विकासशील अर्थव्यवस्था जो है कहलाएंगे, क्योंकि हमारी ये जो कंडीशन है विद्यमान जरूर है, बट अब हम जो है इन सभी प्रॉब्लम्स से जो है लड़ रहे हैं, बहुत ही अच्छी कंडीशन पे अब हम आ चुके हैं। ठीक है, तो हम अपनी अर्थव्यवस्था को जो है विकासशील अर्थव्यवस्था अगर हम कहें तो ये ज्यादा जो है बेटर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है कि एक अल्प विकसित देशों के मुख्य लक्षण क्या होते हैं, और भारत जो है वो एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है या नहीं है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण बताइए, इसके उपाय भी बताइए, भारतीय जनसंख्या की मुख्य विशेषताएं जो हैं वो क्या हैं, और कह रहा है जनांकीय परिवर्तन सिद्धांत या जनसंख्या विस्फोटक से आप क्या समझते हैं। क्या भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या उसके आर्थिक विकास में जो है वो बाधक है या नहीं है। गाइज ये लास्ट क्वेश्चन है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। इसमें क्या क्या पूछ रहा है, इसमें मैंने बहुत ही सारी चीजें लिखी हैं। सबसे पहले उसने पूछा कि जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण हैं और उसके उपाय जो हैं हमें यहाँ पे बताने हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि आखिर भारत की जो जनसंख्या है उसकी वृद्धि के क्या क्या कारण हैं। तो इसकी जो वृद्धि के कारण है वो है जी
जनसंख्या वृद्धि के कारण या भारत की जनसंख्या वृद्धि के कारण कुछ भी आप कह सकते हो। ठीक है, सबसे पहला तो है यहाँ पे ऊंची जन्म दर। हमारी जो बर्थ रेट है वो बहुत ही ज्यादा जो है ऊंची है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जनसंख्या के अंदर वृद्धि हो रही है। और जनसंख्या में तो वृद्धि हो रही है, लेकिन मृत्यु दर में जो है वो कमी हो रही है। क्यों कमी हो रही है? क्योंकि हमारे पास आज जो है मलेरिया, चेचक, ऐसी सभी बीमारियों का जो है, बड़ी से बड़ी बीमारियों का आज हमारे पास इलाज आ चुका है, जिसकी वजह से मृत्यु दर में कमी हो रही है और जन्म दर में जो है वृद्धि हो रही है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि जो है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। साथ के साथ ये कह सकते हो अशिक्षा के कारण जो है, जब हमारे पास लैक ऑफ एजुकेशन होती है तो जो है जनसंख्या के अंदर वृद्धि होती है। जब अपनी लोग जो है, जब लोगों के अंदर देखो एजुकेटेड पर्सन और अनएजुकेटेड पर्सन में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होता है। दोनों की थिंकिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा अलग होती है। एजुकेटेड वाला अपना फैमिली प्लानिंग वगैरह करके चलते हैं, बट अनएजुकेटेड का तो आप माशाल्लाह जानते ही हो क्या फैमिली प्लानिंग चलती है। तो अशिक्षा के अभाव के कारण भी जो है जनसंख्या वृद्धि का कारण है। साथ के साथ जब निर्धनता होती है, गरीबी इस जनसंख्या वृद्धि का क्या कारण है? तो भाई गरीबी जनसंख्या वृद्धि का कारण ये है कि मैं आपका 10 ईयर पढ़ रहा था तो उसमें एक बहुत ही अच्छी लाइन लिखी हुई थी, जिसको पढ़ के मेरे को बहुत ही ज्यादा हंसी आ गई। जनसंख्या वृद्धि का कारण यहाँ पे गरीबी इसने इसलिए बताया है कि जो गरीब होते हैं उनके पास जो है, ये कह सकते हो, उसने लिखा गरीबों के पास जो है मनोरंजन के, इंटरटेनमेंट के जो साधन हैं वो नहीं होते हैं। उनके पास उनका जो है अभाव पाया जाता है, क्योंकि गरीब है, नहीं बाय कर सकता है जितने भी इंटरटेनमेंट के आपके पास साधन वगैरह होते हैं। तो उनके पास एक जो गरीब व्यक्ति होता है, एक जो निर्धन व्यक्ति होता है, उसके पास खुश होने के केवल 2 ही संसाधन होते हैं, एक है बीवी और एक है उसके बच्चे। तो बाकी आप समझदार हो, इंटेलिजेंट हो, तो आप समझ ही गए होंगे कि निर्धनता जो है वो गरीबी जनसंख्या वृद्धि का कारण कैसे है। साथ के साथ संयुक्त परिवार प्रणाली, भाई जो ज्वाइंट फैमिली होती है वो ज्वाइंट फैमिली, और भाई जो सेपरेट वाली ज्वाइंट फैमिली जो है वो जनसंख्या वृद्धि का जो है सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि जो व्यक्तिगत परिवार प्रणाली होती है, इंडिविजुअल, वो बहुत ही सावधानी से बहुत सब कुछ देख दाख के चलती है, लेकिन जो ज्वाइंट फैमिली होती है वो जनसंख्या को बढ़ाने में सबसे ज्यादा जो है, ये कह सकते हो, हेल्प करती है। ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा जो है ज्वाइंट फैमिली जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा कारक है। फिर है, कह रहा है शादी की अनिवार्यता। जनसंख्या वृद्धि का एक और सबसे बड़ा रीजन क्या है, यहाँ पे जो है मैरिज को जो है कंपलसरी जो है बताया गया है कि भाई शादी जो है वो तो कंपलसरी है ही है। मतलब ये पूर्वज जो है ये कहते हैं कि भाई अगर आपके पास संतान नहीं है तो उससे आपको जो है मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, पूर्वजों का ये कहना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, शादी को अगर कंपलसरी कर दिया, शादी होगी तो भाई सिंपल सी बात है, बच्चे होंगे तो फिर जनसंख्या में वृद्धि होगी। तो शादी की अनिवार्यता जो है वो भी जनसंख्या वृद्धि का जो है कारण है। साथ के साथ एक और रीजन कह रहा है विधवा विवाह का होना। यहाँ पर जो है ये भी एक बहुत ही बड़ा रीजन है। पहली बात तो शादी तो अनिवार्य है ही, साथ के साथ विधवाओं की भी शादी करना, ये भी जो है जनसंख्या वृद्धि का कारण है, क्योंकि शादी होगी तो फिर वही बात है, बच्चे होंगे, सिंपल सी बात है। तो ये जो है 7 रीजन है जिसकी वजह से जनसंख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो इसको सही करने के लिए इसके उपाय भी वो आपसे पूछ लेता है। उपाय के अंदर आपको क्या लिखना है, सबसे पहले तो जन्म दर और मृत्यु दर, इन सबको जो है आपको ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, जो लोगों के अंदर अशिक्षा है उनको जो है एजुकेशन प्रोवाइड करानी पड़ेगी। ठीक है, लोगों को भैया काम धंधा, बेरोजगारी को दूर करो, ताकि भैया घर से निकले बीवी को छोड़कर बाहर अपना काम धंधा करें। ठीक है, और जो है शादी की अनिवार्यता तो ठीक है, लेकिन जो शादी जल्दी हो जाती है उसके लिए जो है बाल विवाह वगैरह जो हो जाता है, उन सब चीजों को जो है ठीक करा जाए। शादी की जो है एक एज फिक्स करी जाए, फैमिली प्लानिंग वगैरह जो है ऐसा कोई रूल वगैरह बनाया जाए। ठीक है, तो ये सारे डिसीजन, ये सारे उपाय जो हैं करने चाहिए जनसंख्या वृद्धि को जो है अगर रोकना है। ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या कारण हैं और उसके उपाय जो है मैंने सबसे पहली बात तो आपको बताए। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो भारत की जो जनसंख्या है, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है। भारत की जो जनसंख्या है उसकी कह रहा है, उसकी मुख्य विशेषताएं बताइए, उसकी मुख्य विशेषताएं जो हैं वो क्या हैं।
तो देखेंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है गाइस कि भारतीय जनसंख्या की मुख्य विशेषताएं बताइए, तो ये क्वेश्चन में आपको डेटा लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका डेटा के ऊपर है, यहाँ पे थोड़ा डेटा आपको जो है याद रखना पड़ेगा। डेटा आपको जो है आपके 10 ईयर वगैरह में भी मिल जाएगा, जितना मेरे से हो सकेगा मैं यहाँ पे भी आपको लिख लिख के अभी बताऊंगा कि क्या क्या चल रहा है। देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो कह रहा है जनसंख्या का आकार एवं वृद्धि। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भारत है वो चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। ठीक है, जनसंख्या के मामले में हम जो है कौन से स्थान पर है? जनसंख्या के मामले में हम जो है सेकंड पोजीशन पर आ चुके हैं और बहुत ही जल्दी हमें जो है महारत हासिल भी हो जाएगा, फर्स्ट पर भी आ जाएंगे। ठीक है, अब हम आ गए सेकंड पर। ठीक है, दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि पूरी वर्ल्ड का 16% की जो पॉपुलेशन है ना वो कहाँ पे रहती है? वो जो है भारत में रहती है। पूरी विश्व की 16% की जो जनसंख्या है वो भारत में रहती है। और भारत के अंदर जगह कितनी है? इसका जो भू क्षेत्र है वो कितना है? वो केवल 2.14% जो है, केवल इतना इसके पास भू क्षेत्र है। और इस भू क्षेत्र के अंदर विश्व का 16% लोग जो है इंडिया के अंदर जो है रहते हैं। ये पहली बात तो आपको जो है ध्यान रखनी है। ठीक है, अच्छा अब आती है बात, यहाँ पे लिखा हुआ है जन्म दर और मृत्यु दर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब है यहाँ पे हम केवल भारत के बारे में बात करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। सारा का सारा ये जो 8 की 8 चीजें हैं ये भारत के बारे में आपको बतानी है। तो जन्म दर और मृत्यु दर डेटा आपको वहां पर मिल ही जाएगा। बट आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि केवल 1991 केवल यही एक ऐसा, इसको क्या कहते हैं? इसको विभाजन वर्ष जो है इसके नाम से भी विभाजन वर्ष के नाम से भी 1921 इसको जो है विभाजन वर्ष के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। क्यों इसको विभाजन वर्ष कहते हैं? क्योंकि 1921 ही एक ऐसा वर्ष है जहां पर आपकी जो जनसंख्या है वो क्या हुई थी? वो डिक्लाइन हुई थी। और उसके बाद ये कह सकते हो डिक्लाइन हुई ही नहीं, उसके बाद केवल जनसंख्या बढ़ी ही है, उसके बाद जनसंख्या कभी भी घटी नहीं है। केवल 1921 एक ऐसा वर्ष था जिसमें भारत की जनसंख्या जो है डिक्लाइन हुई थी, इसलिए इसको जो है विभाजन वर्ष कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही जो है ये कह सकते हो, जन्म दर तो बढ़ी रही है और मृत्यु दर जो है यहाँ पर कमी हो चुकी है। भारत की अगर बात करें जन्म दर ऊंची है और मृत्यु दर कमी है, क्योंकि हमारे पास अब बहुत ही अच्छी हेल्थ स्ट्रक्चर जो है हमारा वो बहुत ही ज्यादा सही हो गया है। यहाँ पे आपको डेटा लिखना पड़ेगा। ठीक है, डेटा आपको आपके 10 ईयर में भी मिल जाएगा। जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण, इस क्वेश्चन के अंदर आपको लिखना पड़ेगा। अब व्यावसायिक वितरण का क्या मतलब है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना पोर्शन लगा हुआ है, ठीक है, सेकेंडरी में कितना लगा हुआ है, थर्ड में कितना लगा हुआ है। तो भाई अगर हम बात करें इसके अंदर 2011 की अगर हम बात करें तो 2011 में अगर हम बात करें कृषि की तो भारत में जो है 51% लोग जो है एग्रीकल्चर कृषि में लगे हुए हैं। ठीक है, और 22.4% जो है सेकेंडरी के अंदर लगे हुए हैं, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। और 26.5% लोग जो हैं अभी सर्विस सेक्टर में जो है वर्क कर रहे हैं 2011 के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो भारत की जनसंख्या का 51% लोग अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड है, 22.4% सेकेंडरी सेक्टर में एंड 26.5% सर्विस सेक्टर पे जो है डिपेंड करता है। उसके बाद आता है जनसंख्या का घनत्व। घनत्व के अंदर क्या होता है कि एक वर्ग मील के अंदर कितने लोग जो हैं रहते हैं। तो 2011 के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में जो है इतने लोग रहते हैं 2011 की अगर हम बात करें एक वर्ग के अंदर की। इसका जो घनत्व है, जनसंख्या के घनत्व का क्या मतलब है? एक वर्ग मील के अंदर कितने लोग जो हैं, 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर कितने लोग रहते हैं। ठीक है, तो भारत के अंदर बात करें तो 382 रहते हैं, लेकिन अगर दिल्ली की बात करें तो वो जो है इतने लोग रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर। उसको कहते हैं जनसंख्या का घनत्व। ठीक है, फिर है जनसंख्या का शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण, कि जो आपकी जनसंख्या है ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी रह रही है और शहरी क्षेत्रों में कितनी रह रही है। ये दिल्ली की थी और ये भारत की थी। डेटा आपको लिखना है इस क्वेश्चन के अंदर, ये ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें 2011 की तो भाई 68.8% लोग ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर रहते हैं। ठीक है, 2011 के अकॉर्डिंगली, और 31.2% लोग अभी भी शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं भारत की जनसंख्या का। ठीक है,
स्त्री पुरुष अनुपात की अगर हम बात करें कि मतलब 1000 पुरुषों के पीछे कितनी स्त्रियां जो है होती हैं, उसकी अगर हम बात करें तो अगर 2011 की अगर हम बात करें तो 1000 पुरुषों के पीछे जो है 940 जो है फीमेल जो है, ये डेटा जो है निकाला गया है। ठीक है, बट अगर हम बात करें 1951 की तो यहाँ पे 1000 के पीछे कितनी थी, 946। ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है, ये डेटा आपको लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखो 2011 2010 ये चीजें याद रखने ना, एक 10-10 साल का रहता है, जैसे 2001 2011 1991, तो ये ऐसी डेटा याद रखना है 10-10 सालों के, ऊपर से 2-3 नीचे से 2-3, बाकी तो आप भेड़ ही लेना जे भी होगा। फिर आयु वर्ग, आयु वर्ग का क्या मतलब होता है कि भाई 15 साल से कम के बच्चे और 60 साल से ऊपर के। तो भारत की जनसंख्या के अंदर क्या है, ये वाले बच्चे तो ज्यादा हैं और ये कम है, सीनियर सिटीजन वगैरह। अब ये ज्यादा क्यों है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। तो 15 साल से जो कम के बच्चे होते हैं, ठीक है, उनकी जनसंख्या तो बहुत ही ज्यादा है और 60 साल वालों की जो है वो बहुत ही ज्यादा कम है। फिर आती है बात औसत आयु की। औसत आयु का क्या मतलब होता है कि एक एवरेज पर्सन जो है बंदा कितना जिएगा, एवरेज। ठीक है, तो 2011 के अकॉर्डिंगली एवरेज जो है वो हो गई है क्या कहते हैं 65.2, मतलब 65 साल तक मैक्सिमम जो है 65 साल तक जिएगा, उसके बाद तय होना कंपलसरी है उसका। ठीक है, तो ये हो गया आपका औसत आयु। तो भारत की जनसंख्या की मुख्य विशेषताएं क्या हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। जनसंख्या का आकार और वृद्धि सेकंड स्टेज पर है पॉपुलेशन के मामले में। ठीक है, वर्ल्ड की 16% पॉपुलेशन भारत के अंदर रहती है, इसका जो भू क्षेत्र है वो 2.14% है। जन्म दर ऊंची है, मृत्यु दर में कमी आ गई है। 1921 केवल एक ऐसा साल है जिसको विभाजन वर्ष कहा जाता है, क्योंकि इस समय जनसंख्या क्या हुई थी, डिक्लाइन हुई थी। यहाँ पर व्यावसायिक वितरण की अगर बात करें 2011 के अकॉर्डिंग ही मैं ले रहा हूँ। ठीक है, 51% लोग अभी भी कृषि में लगे हुए हैं, 22.5% लोग सेकेंडरी में और 26.5% लोग सर्विस सेक्टर के अंदर लगे हुए हैं। 68% लोग ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर रहते हैं। 31.2% लोग अभी भी शहरी क्षेत्रों के अंदर जो है निवास करते हैं। 1000 पुरुषों के पीछे 2011 के अकॉर्डिंगली 940 फीमेल हैं। 1951 की अगर बात करें तो 946 फीमेल हैं। आयु वर्ग की बात करें 15 साल से नीचे के बच्चे जो होते हैं उनकी पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है और सीनियर सिटीजन की बहुत ही ज्यादा कम है। और एक एवरेज पर्सन 2011 के अकॉर्डिंगली मैक्सिमम 65 साल तक जिएगा, उसके बाद उसकी डेथ कंपलसरी है। ठीक है, तो ये हो गया भारत की जनसंख्या की मुख्य विशेषताएं। अब आता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, देखिए ये आपसे पूछ रहा है जनांकीय परिवर्तन सिद्धांत। गाइस ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनांकीय परिवर्तन सिद्धांत क्या होता है, इसकी विभिन्न अवस्थाएं बताइए, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। इसको आप जनसंख्या विस्फोटक भी जो है आप इसको जनसंख्या विस्फोट भी आप इसको कह सकते हो। तो ये जो है आखिर क्या दिक्कत होती है, देखो ये जो है जनांकीय परिवर्तन सिद्धांत ये जो है 3 स्टेजों में काम करता है। ठीक है, तो ये 3 स्टेज जो है क्या क्या होती हैं। पहले तो जनांकीय परिवर्तन सिद्धांत का मतलब है कि जो जनसंख्या की जो वृद्धि हो रही है उसको साइंटिफिक वे से बताना क्या कहलाता है, जनांकीय परिवर्तन सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, जनसंख्या की वृद्धि की दर को साइंटिफिक वे से बताना जनसंख्या परिवर्तन सिद्धांत कहलाता है। अब इसके अंदर 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली स्टेज जो होती है उस स्टेज में क्या होता है, ऊंची जन्म दर और ऊंची मृत्यु दर दोनों ही क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा ऊंची होती है। ना तो वहां का हेल्थ स्ट्रक्चर वगैरह जो है अच्छा होता है और जन्म दर भी जो है बहुत ही ज्यादा ऊंची होती है। जन्म दर क्यों ऊंची होती है, लोगों में अशिक्षा होती है। ठीक है, और वही अभी सारे रीजन जो हमने पीछे पढ़े, शादी का होना, विधवा की भी शादी का होना, जल्दी शादी होना, फैमिली प्लानिंग ना होना, ज्वाइंट फैमिली, ये सब इसके रीजन होते हैं। तो जिस अर्थव्यवस्था के अंदर ये स्टेज होती है उसको क्या बोलते हैं, आर्थिक पिछड़ापन या अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वो कहलाती है। अगर कोई ऐसी अर्थव्यवस्था है जो ऊंची जन्म दर और ऊंची मृत्यु दर पे है तो वो प्रथम अवस्था में कहलाती है। दूसरी की अगर बात करें, या जन्म दर तो ऊंची होती है लेकिन मृत्यु दर जो है उसकी कमी होती है, उसको क्या बोलेंगे, विकासशील। जैसे हम भारत की बात करें, भारत के अंदर मृत्यु दर जो है वो तो कम हो गई है लेकिन जन्म दर जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। तो उस अर्थव्यवस्था को क्या बोलेंगे, विकासशील अर्थव्यवस्था। मतलब कि यहाँ का हेल्थ स्ट्रक्चर वगैरह बड़ी से बड़ी बीमारियों का जो है इलाज आ चुका है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बेटर से बेटर हो चुका है, हर चीज जो है चिकित्सा वगैरह में बहुत ही ज्यादा सुधार हो चुका है, जिसकी वजह से मृत्यु दर में कमी आ रही है।
अब बात करें अगर तीसरी अवस्था की, तीसरी अवस्था में जन्म दर भी कम होती है और मृत्यु दर जो है वो भी कम होती है। और ऐसा किस अर्थव्यवस्था के अंदर होता है या किस देश के अंदर होता है? ऐसा होता है विकसित देश के अंदर, विकसित अर्थव्यवस्था के अंदर जो है ऐसा होता है। लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड वगैरह सब कुछ बेटर से बेटर होता है, हेल्थ स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ बेटर होता है, एजुकेशन वगैरह में कह सकते हो या हर चीज में, पर कैपिटल इनकम में कह सकते हो, राष्ट्रीय आय में, हर चीज में जो है वो बेटर से बेटर होता है। तो ये होती है थर्ड स्टेज, जिसको कहते हैं विकसित देश की जो है ये कंडीशन होती है। और अब हम कौन सी अवस्था से गुजर रहे हैं? अभी हम जो है अभी सेकंड स्टेज पर जो है हैं, ठीक है। तो यही होता है जनांकीय परिवर्तन सिद्धांत है, उसको साइंटिफिक वे से जो है बताया जाता है, ठीक है जी। अब एक लास्ट टॉपिक, और ये मॉक टेस्ट में भी आपका पूछ लिया गया है कि क्या जनसंख्या जो है वो आर्थिक विकास में जो है वो बाधक है या नहीं है? तो गाइस सिंपल सी बात है, एक लिमिट होती है, अब हम जो है उस लिमिट को जो है क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है। तो जनसंख्या जो है वो आर्थिक विकास में जो है वो बाधक जो है बन चुकी है। क्यों बन चुकी है? अब उस चीज के बारे में हम जो है यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। जनसंख्या है प्रति व्यक्ति आय, भाई जनसंख्या बढ़ रही है तो उससे क्या होता है, उससे आपकी प्रति व्यक्ति आय जो है वो भी क्या होती है, कम हो जाती है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि भाई राष्ट्रीय आय अपॉन में क्या, जनसंख्या, इससे जो है प्रति व्यक्ति आय निकलती है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे आपकी प्रति व्यक्ति आय जो है वो कम हो रही है। मान लो भाई जैसे आपकी राष्ट्रीय आय है 10,000, ठीक है, जनसंख्या है 10, तो आपका आंसर कितना आएगा? आपका आंसर आएगा 1,000। अब मान लो राष्ट्रीय आय है 10,000, ठीक है, और आपकी जनसंख्या हो गई 100, तो आपका आंसर कितना आएगा? तो आपका आंसर आएगा 100, ठीक है। और मान लो आपका जो है ये है 10,000 और अब हो गई 1,000, तो आपका आंसर कितना आएगा? आपका आंसर आएगा 10। तो जैसे जैसे आपकी जनसंख्या बढ़ती रहती है आपकी प्रति व्यक्ति आय जो है वो कम होती जाती है। और अगर प्रति व्यक्ति आय अगर कम हो गई तो भैया सिंपल सी बात है, आर्थिक विकास के अंदर क्या होगा, बाधक हो जाएगा। फिर है जनसंख्या और पूंजी निर्माण। पूंजी निर्माण के बारे में अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई जब क्या होता है, पूंजीगत वस्तुओं में जब वृद्धि नहीं हो पाती तो भाई पूंजी निर्माण नहीं हो पाता। जब पूंजी निर्माण ही नहीं होगा, जब पैसा ही नहीं होगा, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगी, तो आर्थिक विकास क्या घंटा होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो आर्थिक विकास अगर करना है, पूंजी निर्माण जो है वो आर्थिक विकास का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट तत्व है, क्योंकि उससे ही हमारी उत्पादन क्षमता डिपेंड करती है। जब उत्पादन क्षमता ही नहीं होगी, कुछ होगा ही नहीं, तो आर्थिक विकास नहीं हो पाएगा। उसके बाद कह रहा है अनुत्पादक उपभोक्ताओं का भार, मतलब कि जो वेल्ले पर्सन है, सिंपल सी बात, काम धंधा कुछ भी नहीं करते हैं, ठीक है। अनुत्पादक उपभोक्ता, एक होता है उत्पादक, एक होता है अनुत्पादक। तो उत्पादक मतलब जो किसी काम धंधे में लगे हुए हैं, कार्यशील जनसंख्या, और अनुत्पादक का मतलब किसी भी काम धंधे में नहीं लगे हुए हैं, बेरोजगार हैं। तो जब जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, और वो भी कौन सी वृद्धि हो रही है, जो कोई काम धंधा नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही अनुत्पादक है, बेरोजगार घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, तो भैया सिंपल सी बात है, आर्थिक विकास में जो है वो बाधक बनेगा ही बनेगा। तो जनसंख्या एवं खाद्यान्न की पूर्ति, मतलब कि अब जब जनसंख्या बढ़ रही है तो भाई खाने पीने के लिए भी चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। खाने पीने के मामले में, फूड के मामले में हम आत्मनिर्भर हो गए हैं, बट जब कभी सूखा वगैरह पड़ जाता है तो हमें ऐसी सिचुएशन में क्या करना पड़ता है, ऐसी सिचुएशन में हमें दूसरे देशों से आयात करना पड़ जाता है, ठीक है। और जब भाई जनसंख्या बढ़ रही है तो लोगों की डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, और प्रोडक्शन ऐसे ही नहीं बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन के लिए संसाधन जुटाने पड़ेंगे। तो फिर संसाधन की फिर वही बात आ जाती है कि संसाधन कहाँ से आएंगे। तो भाई फिर यही बात है कि अगर संसाधन जुटा भी दिए तो जो यहाँ खदान में लग रहा था अगर वो किसी और चीज में लगते तो हम डेवलप कर जाते। तो जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही है उससे क्या होता है, आर्थिक विकास में बाधक उत्पन्न होती है। फिर अब खाना पीना चाहिए तो भाई चिकित्सा, एजुकेशन, हेल्थ स्ट्रक्चर, हर चीज चाहिए होती है जब जनसंख्या बढ़ती है। तो सिंपल सी बात है भाई, हर चीज फ्री में तो नहीं मिल जाएगी, हर चीज के लिए रिसोर्स वगैरह आपको जो है जुटाने पड़ेंगे, और रिसोर्स कहाँ से आएंगे, सब कुछ पैसे से आता है, सिंपल सी बात है। तो भाई जब जनसंख्या बढ़ रही है आपकी तो उससे क्या होगा, खाना पीना, एजुकेशन, हेल्थ वगैरह। आज भैया देखोगे आप, क्या कहते हैं, पढ़े लिखे बड़ी से बड़ी डिग्री के हम इंडिया के अंदर या केवल एजुकेशन सिस्टम में इतनी कमी है, इतना पैसा वेस्ट होता है। विश्व यूनिवर्सिटीज तक मैं आपको बता रहा हूँ, एक से एक अच्छी से अच्छी डिग्री वाला आज इंडिया के अंदर जो है
बैठा हुआ है, ठीक है, मास्टर डिग्री कर रखी है बट उसके पास रोजगार नहीं है, ठीक है, इंजीनियर बने हुए हैं, रोजगार नहीं है। तो भाई ये क्या है, आर्थिक विकास के अंदर बहुत ही ज्यादा बाधक जो है ये सिद्ध होता है। और यही है फिर लास्ट है जनसंख्या बेरोजगारी। अब अगर जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है, इतनी वृद्धि जो है रोजगारों में नहीं होती जितनी वृद्धि जनसंख्या में हो रही है। जनसंख्या में तो डबल रेट से वृद्धि हो रही है, ठीक है, बट रोजगार में इतनी वृद्धि नहीं हो पाती, जिसकी वजह से पहले जो बेरोजगार थे उनको काम देते हैं, उससे डबल जो है बेरोजगार और आ जाते हैं। तो ये सारे के सारे रीजन हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जनसंख्या जो है वो आर्थिक विकास के अंदर बाधक होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका जो है मॉक टेस्ट में आया है, तो इसको आपको बहुत ही अच्छे से करके जाना है। तो मेरे भाई ये आपके 5 क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको बता दिए, इसको बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। 1.25 घंटा मैंने आपका जरूर ले लिया है, बट आई होप आपने जो है कुछ सीखा ही होगा, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी इश्यू आ रहा है, आप मेरे को जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, या व्हाट्सएप नंबर जो है आपके पास होगा ही नहीं है तो लिख लीजिए 9990158317। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी इश्यू आ रहा है, आप मेरे को व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। इन 15 क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, इससे बाहर जो है कुछ भी नहीं आना है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।